रिएक्शंस के या प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्काइल हैलाइड है RX और अराइल हैलाइड, ये क्या होता है? अराइल हैलाइड, इसको ARX भी लिखते हैं, और ये एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन भी बोलते, हेलो एल्केन हेलो अरीन, है ना। ये जो होता है यहाँ पे, ये जो कार्बन है जनरली, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3Br, है ना, तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यस। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे जो ये कार्बन है, जैसे यहाँ मैंने लिखा Br, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ाया था आपको, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा होता है? sp, देन sp2, देन sp3। यस। तो यहाँ वाला बताओ Br क्या होगा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो है ही ब्रोमीन, ये तो खींच ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है? CH3 यहाँ पे खुद भी दे रहा है, क्यों? क्योंकि sp3 डज नॉट वांट इलेक्ट्रॉन, sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि ये खींच रहा है, तो बॉन्ड लेंथ एक डायरेक्शन में बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इधर कम। बट यहाँ पे बात करें अगर, यहाँ पे sp2 कार्बन थोड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, तो ये भी खींच रहा है, और Br भी खींचना चाह रहा है, तो बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ नहीं पा रही है ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? यहाँ पे कम ही रह रही है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ एक और वजह से बढ़ रही है, क्यों वजह बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे Br का लोन पेयर क्या कर रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डाल रहा है ना यहाँ पे रेजोनेंस के कारण, PDBC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो दो रीजन की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो रही? बढ़ जा रही है। समझ रहे हो बात को? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। मान लो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, ये रिएक्शन फास्ट होगी, या न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो ये जल्दी निकलेगा, ये वाला ना, यहाँ ये रिएक्शन फास्ट होगी, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड वीकर है, जल्दी टूट जाएगा। बट ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है, CH बॉन्ड्स, ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन जल्दी नहीं होगी। समझ में आ गया? तो हम क्या बोलेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स आर more reactive than aryl halides towards nucleophilic substitution reaction, है कि नहीं? nucleophilic substitution reactions को हम SN बोलते हैं, SN reactions, ठीक है? क्यों? पक्का क्लियर हो गया? एक तो ये चीज पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, ये रिएक्शन स्लो होगी, और ना के बराबर होना चाहिए, मतलब ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो होगी भी नहीं, है ना? यस। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो ROH SOCl2 क्या बनेगा पिरिडीन की प्रेजेंस में? बताओ। RCl SO2HCl, लेकिन यही बेंजीन रिंग पे अगर मैंने OH लगा दिया और SOCl2 तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये OH डायरेक्टली अटैच्ड है ना, तो ये जल्दी निकलेगा नहीं, पुअर लिविंग ग्रुप है। एक तो पुअर लिविंग ग्रुप, ऊपर से ये रेजोनेंस में ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। तो ये क्या हैलाइड नहीं है, हैलाइड जैसे मान लो यहाँ पे RX है और यहाँ NaI दे दिया है ना एसीटोन में, तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है कि नहीं? तो फिंकलस्टाइन में क्या बनता था? RI। तो ये रिएक्शन मान लो हो रही है, अब यही मैंने X यहाँ लगा दिया और यहाँ पे फिर से NaI एसीटोन दिया, तो अब ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी ना। लेकिन बाद में भी तो बन रहा है ना, यहाँ पे नो रिएक्शन। हाँ, क्या बोल रहे हो? जब आई रहेगा तो फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा। हाँ, पर ये टू X निकलेगा ही नहीं तो स्टार आई कैसे लगेगा? नहीं समझे? X जब तक निकलेगा नहीं तब तक आई लगेगा नहीं। SN2 हो ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है। समझ रहे? ये बॉन्ड है, ये देखो, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे X के साथ, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड पार्शियल किससे स्ट्रॉन्गर है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड प्योर है और यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है ना? ये याद रखना, नोट कर लो। Yes. So I'm confused because Between? no, over there for the SPD, so CH3 and Br. If Br is more electronegative, it's going to try. So dipole moment will be in this direction. Yeah. So why is the bond strength less? Shouldn't be more now because. No, now it is pulling the electron density towards itself purely.
सो इट वांट्स टू टेक द अल्टीमेटली क्या होगा, ये डायग्राम देखो, इसका मतलब वो Br की तरफ बहुत ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट सकता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर भी इलेक्ट्रॉन इधर भी रहती है, ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा ना। नोट कर लो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हेलो एल्केन हेलोजन के हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा रिविजिट करेंगे कि क्या होता है, मैंने पहले बताया हुआ है पर मैं छोटा सा शॉर्ट क्विक रिकैप दूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर, ठीक है? तो नोट करो ये, फिर आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो? बिठा दे एक सेकंड। हो गया, जल्दी लिखो, क्या कर रहे हो? अरे सिर्फ समरी छापना, ये पॉइंट भी रख लिया तो अभी काफी है अभी के लिए, ये पता होना चाहिए तुम्हें, बस ये एग्जाम्पल लिख लो चाहो तो उसके साथ, बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम फिर से रिविजिट करेंगे जब ऐसे हम पढ़ाएंगे। बिठा दे अब। तो देख लो यहाँ पे क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि ये पहले कराया जा चुका है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो डिटेल में, मतलब शॉर्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करता है थ्योरेटिकली। देखो क्या हुआ, देखो मेरी बात सुनो, एक ऑर्डिनरी लाइट है, उसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है ना, ये ऑर्डिनरी लाइट है, पढ़े हो कि नहीं? और इसको जब निकोल प्रिज्म से पास किया गया, किससे? निकोल प्रिज्म, तो क्या हो गया, इसकी वाइब्रेशन क्या हो गई, एक ही डायरेक्शन में हो गई है ना ऐसे। और जब इसको हमने पोलैरिमीटर से पास किया, ये मान लो कोई पोलैरिमीटर है, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है ना, और इस पोलैरिमीटर, ये पोलैरिमीटर है, इसकी लेंथ डेसीमीटर क्यूब में रखते हैं हमेशा। और जब इससे लाइट पास की, कौन सी, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो निकोल प्रिज्म से निकलती है लाइट उसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। ये जब पास किया हमने इस सॉल्यूशन, इसके अंदर पोलैरिमीटर के अंदर क्या रखा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये लाइट को बेंड करेगा, एक्टिव है तो लाइट को बेंड ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा। अगर ऐसे बेंड करा तो हम बोलते हैं डी फॉर्म है इस सॉल्यूशन का, ये जो केमिकल कंपाउंड है उसका कौन सा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। और ऐसे कर रहा है तो हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी फॉर्म, या माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर तो हम बोलते हैं ये सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर ये अनडिविएटेड पास कर गई लाइट तो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। मतलब दो बातें हो सकती है, इनएक्टिव होता है जब भी कोई सॉल्यूशन दो ही कंडीशन में होगा, या तो वो रेसिमिक मिक्सचर होगा या फिर वो मीजो कंपाउंड होगा, मीजो कंपाउंड। दो ही कंडीशन है जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब लाइट ऐसे पास कर गई तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये सॉल्यूशन या तो रेसिमिक मिक्सचर या मीजो, दो ही केस है। ये केमिकल जो है तो ऐसा हो गया। अब सुनो, डी है कि एल है, मतलब ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, हम कैसे पता कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली। मतलब डी और एल हमें पता करना है, डी एल एन कैन ओनली बी प्रेडिक्टेड क्या, एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली हम नहीं बता सकते कि सॉल्यूशन कैसा है, मतलब हमें कंपाउंड दे दिया, मान लो ये, मान लो ऐसा दे दिया CbRFClH, बोला ये बताओ डी है कि एल है, नहीं बता सकते। बट इसी को अगर हमने उठा के कंटेनर में लेके लैब में लेके पोलैरिमीटर में डाला तब हम बता सकते हैं कि डी एल है। राइट, इधर बेंड किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, और उधर किया तो लीवो रोटेटरी, ये बताया था ना ये सब। डेक्स्ट्रो मतलब राइट, क्लॉकवाइज है, और वो लीवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
तो D and L can only be predicted experimentally, they cannot be predicted theoretically by looking at the molecule. हम नहीं बता सकते. और D अगर एक मॉलिक्यूल सुनो इधर D फॉर्म है. अब जैसे ये आया, देखो ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो. H है, ये Br है, ये क्या है, Cl है. ये मान ले, अगर हम मान ले, हम क्या अज्यूम ही, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं. क्या अज्यूम कर लिया, ये D है ना, ये D फॉर्म है. तो इसका जो मिरर इमेज लोगे वो क्या आएगा, ऐसा दिखेगा. मिरर इमेज ऐसी तो होगा थोड़ा. तो मिरर इमेज ऐसा है तो ये कैसा फॉर्म हुआ, L. अगर हमने इसको L माना होता तो इसको क्या मानते, D. ये हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं. D इसको मान सकते हो तो, या इसको भी D मानते तो फिर ये ऑटोमेटिकली L हो जाता, बिकॉज हमें नहीं पता कौन सा D है. तो क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली बता सकते, देख के नहीं बता सकते. आप बोले बताओ कौन सा D है, इसमें से नहीं पता, L कौन सा नहीं पता, कुछ भी ले लो. तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ एनैंटियोमर. क्या बोलेंगे, D and L are enantiomers, pair of enantiomers. मतलब enantiomer क्या हो गया, ये क्या मिरर इमेजेस हैं. और इसको अगर मैं ऐसे उठा लूं और ऐसे लेके इस पे फिट करा दूं तो क्या फिट होगा, नहीं. तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया. मतलब एक दूसरे पे इसको उठा के ऐसे ऐसे डायरेक्ट नहीं फिट होगा, क्योंकि Br इस पे लड़ जाएगा, F इस पे लड़ जाएगा. तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया है ना. और क्या हो गया, मिरर इमेज भी हो गया. तो एनैंटियोमर की डेफिनेशन क्या हो गई, जो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेज भी हो तो उनको क्या बोलेंगे, एनैंटियोमर. ठीक है. तो ये पेयर ऑफ एनैंटियोमर क्यों है, समझ में आ गया. क्योंकि तुम अपना हाथ जो है अगर सही तरीके से यूज करो तो क्या होगा, ये देखो मिरर इमेज है और इसको उठा के क्या इंपोज हो रहा है, नहीं हो रहा ना. क्योंकि ये देखो इधर मछली बनाते थे हैं. मछली नहीं है वो, मछली है वो. ठीक है. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा. कर्मा की थ्योरी कहती है कि वो मछली तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है पिछले जन्म में. ठीक है. तो इसलिए ज्यादा मजाक मत बनाओ. देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज are what, enantiomers. Can you predict enantiomers theoretically? No. Experimentally we can predict D and L, but can we predict know about enantiomers theoretically? Yes, we can know. कैसे assume कर? स्ट्रक्चर से बता सकते हैं, बट उसके लिए नया नॉमेनक्लेचर सिस्टम है जिसको बोलते हैं RS नॉमेनक्लेचर. क्या बोलेंगे, ये बताया है ना, RS नॉमेनक्लेचर से. तो इसलिए ये नीड पड़ी हुई हमें, ये तो आइडेंटिफाई करना है ना कि मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने बस क्या नया सिस्टम थ्योरेटिकल लाया, RS. ठीक है. ये शब्द देखा है, चम्मच और बहुत सी चीजें और, चमत्कारी. RS नॉमेनक्लेचर सिस्टम देखो. RS नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या कहता है भाई. अब देखो इसको पढ़ने से पहले ये जान लो कायरल कार्बन किसे कहते हैं. क्या बोला, जान लो ABXY लगा हुआ है तो ये कायरल कार्बन कहलाता है. क्या कहलाता है, या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं. और ये बताओ एसिमेट्रिक मतलब चारों ग्रुप अलग है तो हम इसमें स्टार लगाते हैं तो हम बोलते हैं कायरल कार्बन है. और मान लो ये XXAB हो गया तो बताओ ये क्या कायरल है. अबे नहीं है, दो ग्रुप सेम हो गए ना, चारों अलग होने चाहिए तब वो कायरल. तो ये क्या कहलाएगा, ए कायरल या सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लेकिन ए कायरल तो है ना. मतलब वो एक आयरन. तो ऑप्टिकल एक्टिव 100% अगर एक कायरल कार्बन है, क्या बोला, अगर कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो 100% वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है. और ये क्या इनएक्टिव है, इसमें एक भी, जिसमें कायरल कार्बन एक भी नहीं वो तो पक्का ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सुनो मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं. अगर वन कायरल कार्बन है, वन कायरल कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव होना गारंटीड हो गया. अगर टू कायरल कार्बन है पता नहीं, है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता. और नो कायरल कार्बन है
इनएक्टिव है 100%। ठीक है, ये नोट कर लो। So more than 2 भी इनएक्टिव पता नहीं, वायरल कार्बन है वो कायरल X ओके हाँ ये कायरल है ना भाई। हाँ कायरल तो एनेंटियोमर में यहाँ पे कायरल कार्बन तो होना पड़ेगा। हाँ एक डी है, एक एल है। आरएस नॉमेनक्लेचर अब कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। yes बताओ, अब हम आते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर पे। ये क्या कहता है भाई कि आर मतलब हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन है, एस मतलब है ना रेक्टस और सिनिस्टर, इसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज, इसका मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट हम प्रायोरिटी देंगे एटम बाय एटम। ठीक है, तो क्या होगा बताओ। केस इसमें दो केसेस है, हमें पता करना है आर है। भाई डीएल बता सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं बट हम आर और एस तो बता ही सकते हैं। हमने नया सिस्टम निकाल लिया, हम बोले हमें पता करना है दोनों डिफरेंट है, तो कैसे पता करें? अब डीएल तो बता नहीं सकते थ्योरेटिकली देख के, तो कोई सिस्टम तो चाहिए ना डिस्टिंग्विश कर सके। तो एक को आर बोलेंगे, एक को एस बोलेंगे, वो हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? केस 1 व्हेन H lies on when least priority group है ना, यानी कि H मान लेते हैं अभी के लिए। when H lies on horizontal line, ध्यान से सुनना। ये देखो H horizontal पे है या नहीं है, पहले ये बताओ। हाँ है ना, इधर या तो यहाँ हो H या यहाँ हो, तो ये केस 1 है। इस केस में कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये कायरल कार्बन है। हाँ अब बताओ प्रायोरिटी देंगे, Br सबसे हैवी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर Cl होता है, फिर F। लीस्ट प्रायोरिटी कौन सा है? H, पर H को नंबरिंग नहीं करते हैं। जो लीस्ट प्रायोरिटी उसको नंबर मत करो। बताओ 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं कि नहीं? ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, आई तो ये क्या हो गया? R दिख रहा है, तो ये बोलेंगे ये R फॉर्म है। और इसी का मिरर इमेज लेते तो कैसा आता? देखो H C F Cl और Br। बताओ यहाँ 1 2 3 ऐसा दिख रहा है ना, S फॉर्म, तो ये हमारा S फॉर्म हो गया। तो देखो R का S हो गया, तो R S भी पेयर ऑफ इनैंटियोमर होते हैं। जैसे DL होते हैं ना पेयर ऑफ इनैंटियोमर, वैसे R का S हो जाए तो भी हम बोलते हैं क्या? इनैंटियोमर है। थ्योरेटिकली हम बोल सकते हो, समझ रहे हो? तो ये चीज हो गई। तो ये केस 1 लिख लो, फिर केस 2 करते हैं। J 2017 में इस पे क्वेश्चन आया था, बिठा दे। Case 2 when H lies on vertical line या least priority lies on vertical line, क्या होगा? ये देखो H vertical line पे आ गया, F Cl Br देंगे। बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे? ये 1 ये 2 ये क्या कैसा दिख रहा है? R दिख रहा है, पर क्या मान लेंगे इसको? जब भी H वर्टिकल लाइन पे है, जो आ रहा है उसका उल्टा कर दो। ठीक है, दिख रहा है R तो S कर दो। अगर ये H वर्टिकल लाइन पे या लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे जो आ रहा है उसका उल्टा कर दो। इसी का मिरर इमेज देख लो। बताओ इसमें कैसा दिख रहा है? S दिख कैसा रहा है? S क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, पर हो जाएगा क्या? R। समझ में आ गया? तो बस RS निकालना सीख गए तुम। एंजॉय। सिर्फ ऐसे ही ना तो हाँ, ऐसे ही ना तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा।
उसको फिर उस पर मानोगे। अरे यहाँ पे मिरर इमेज गलत बनी हुई है, यहाँ देखो BR इधर F आएगा ना हाँ और इधर CL आएगा, तुम लोग ये 1 2 3 ऐसे होगा, हिंदुस्तान से दिखता ही नहीं। तब ये क्या हो गया S दिख रहा है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़ते मिटाने आ रहे हो। अब सुनो इधर, मान लो रिएक्टेंट में ऐसा है, मान लो रिएक्टेंट में यहाँ पे मान लो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और या यहाँ पे D लगा देते हैं ड्यूटेरियम, और मान लो यहाँ पे OH माइनस ने अटैक किया और हमारा ये यहाँ पे प्रोडक्ट बना ऐसा। बताओ ये यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या थी, Br फर्स्ट प्रायोरिटी है, हाँ। फिर कार्बन है, फिर ड्यूटेरियम है, ऐसे जा रहा है ना, तो होना क्या चाहिए, S हो जाएगा R, क्योंकि H H वर्टिकल लाइन पे, और यहाँ पे क्या होगा, S हो जाएगा कि नहीं, अरे 1 इसको कर दोगे, 2 इसको करोगे, 3 इसको करोगे ना, तो R दिख रहा है पर हो जाएगा S। तो R का रिएक्टेंट साइड पे क्या था, R थी स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्रोडक्ट पे क्या हो गई, तो हम बोलेंगे इस फिनोमेना को इन्वर्जन बोलेंगे, इन्वर्ट हो गया ना, अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कर ली उसने, इन्वर्ट, उल्टा हो गया, R का क्या बन गया प्रोडक्ट में S। अगर इन्वर्जन नहीं हुआ होता, मान लो ऐसा बना होता, सुनो इधर, मान लो इसने ऐसे किया होता, यहाँ पे OH लगता, अब बताओ क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट होगी, अब क्या हो जाएगा R, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री में रिटेन करा हुआ है, इन्वर्जन और रिटेंशन समझ गए। हाँ। ये सिंपल भाषा में यही है कि इससे अगर ये बन जाए तो रिटेंशन, इस फिनोमेना पर ऐसे बने तो इन्वर्जन, क्यों, क्योंकि R का R ही रहा और यहाँ R का S हो गया। अब बोलो तो सर मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट कहाँ बोल रहे हैं हम, कहाँ मेजर माइनर कर रहे हैं, क्या नाम से नाम बोल रहे हो, दोनों सबसे उनमें से एक। हम मेजर माइनर की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे तो इन्वर्जन डोमिनेट करेगा, SN2 है, अभी आगे पढ़ेंगे SN1 SN2, इसलिए रुक जाओगे। ओके सर। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायस्टीरियोमर, एनेंटियोमर तो समझ गए। अब देख लो, जैसे मान लो एनेंटियोमर और एग्जांपल लेते हैं, एनेंटियोमर है, एक और ले लें, जैसे मान लो ये आ गया OH FCl, यहाँ Br लगा दो, और यहाँ पे भी FCl Br लगा दो, है, यहाँ Cl लगा दो, यहाँ F लगा दो, बताओ ये क्या होगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, अरे फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, 2 3, तो 1 से 2 से 3 ऐसे जा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, नहीं सर पर H ने अरे H से क्या मतलब है, ये पूरा ग्रुप देखो, ये देखो तुमने यहाँ पे कार्बन है ना, और यहाँ क्या है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन तो कार्बन से ज्यादा ताकतवर है, तो ये लोअर है ना, या यहाँ पे ऐसा डाल दो, चलो तुम और इजी बना, H डाल दो, है ना, और इजी कर दिया तुमने, H डाल दिया, अब बताओ, अब ये S और यहाँ पे भी हमने क्या किया, F को हटा के H डाल दिया, अब बताओ यहाँ पे ये 1 2 3 है ना, ये इधर भी ऐसी है, इधर भी, तो इधर ऐसे और इसका मिरर इमेज लेते तो क्या बनता, R यहाँ पे R आ जाता है, यहाँ पे R आ जाता मिरर इमेज में, है ना। अब सुनो, जब मिरर इमेज में S का क्या हो गया है, R और R, है ना, तो हम बोलते हैं S से R हो गया और यहाँ से भी S से R हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एनेंटियोमर्स हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मतलब S का R हो जाए तो ये R का S हो जाए, एनेंटियोमर। अब सुनो, इसको हम ऐसे करते हैं, बताओ यहाँ पे क्या होगा, बोलो, अबे इधर क्या है, 1 2 और इधर 3, तो ऐसे जा रहा है, ये क्या हो गया,
एस हो गया, यहाँ 1 2 तो ये ऐसे जा रहा है, है ना। अब इसका जरा इसी को अब हम ऐसे करते हैं। देखो अभी हमने क्या किया, ध्यान दो। अब हम मिरर इमेज नहीं ले रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने H डाल दिया, यहाँ C डाल दिया, यहाँ बताओ क्या आएगा। इसकी स्टीरियोमेट्री तो ऐसी रहेगी और इसकी हमने फ्लिप कर दी, इसकी क्या हो गई S। तो जब S, S था, इस साइड क्या था, S, R, सॉरी S, R था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, S, तो एक वही रहा और दूसरा बदल जाए, एक वही रहे और दूसरा बदल जाए तो हम बोलेंगे क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर। तो ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर है। समझ में आ रही बात। डायस्टीरियोमर क्यों है, क्योंकि देखो R मान लो यहाँ पे R होता है इस तरफ और इस तरफ जो हमने नया लिया होता है उसमें R का R ही रहता है और RS हो जाए, तो एक सेम रहा और एक अलग हो गया तो डायस्टीरियोमर। अगर ये भी RS हो जाती है एनांटियोमर, है ना। और एक सेम रहा और दूसरा फ्लिप हो जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा था, SR का क्या हो रहा है, SS, तो एक सेम रहा और एक फ्लिप हो गया तो ये भी क्या हो गया, डायस्टीरियोमर। तो जब एक सेम रहा दूसरा फ्लिप हो जाए तो डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन अब समझ लो। इससे हमें डेफिनेशन देख के क्या पता चल रहा है, क्या ये मिरर इमेज दिख रहा है तुमको, नहीं, और ना ही इसको उठाओ ऐसे और इस पे फिट करो तो फिट होगा, तो नाइदर दे आर क्या एनांटियोमर, कम से कम मिरर इमेज तो थे। डायस्टीरियोमर ना तो मिरर इमेज है, नॉन मिरर इमेज है ना, और ना ही ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये डिफरेंस है किसमें, एनांटियोमर और डायस्टीरियोमर में। एनांटियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं एटलीस्ट, ये पर ये मिरर इमेज तक नहीं होते, कुछ नहीं होते, समझ रहे हो। तो ये हमारा हो गया डायस्टीरियोमर, जब एक सेम रहे और दूसरा फ्लिप हो जाए, या ऐसा देखो ये सेम रहा पर दूसरा फ्लिप हो गया, जैसे यहाँ पे S का S रहा और R का S बन गया, फ्लिप हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर। समझा क्या, यस सर। तो यही होता है डायस्टीरियोमर, नोट कर लो। आज इस पे अब ये वेज है, ये क्या है, डैश। तो ये वेज मतलब हो गया आपकी तरफ आता हुआ है ना, आउटवर्ड, ऐसे आपकी तरफ आता है वेज, और डैश मतलब बोर्ड के पीछे परपेंडिकुलरली जा रहा है ना, बैक इनवर्ड, ठीक है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। तो जब भी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी थी रिएक्टेंट साइड में है ना, मान लो यहाँ X लगा था, RX है, वैसे तो यहाँ पे कुछ होगा, तो ऐसे बना, और जब प्रोडक्ट बना तो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी हो गई, और मान लो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, है ना, किस कारण, और मान लो यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो ये कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई, फ्लिप हो गई। मतलब अगर ये R था तो ये क्या हो गया होगा, तो ये भी इन्वर्जन, ऐसे इन्वर्जन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे ही रहा तो रिटेंशन है कि नहीं, ये R फॉर्म से S हो गया, मान लो R था तो ये S हो गया, या D का L हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल जब आया और अगर कुछ भी नहीं हुआ, जहां पे था वहीं पे ऐसे ही दिखा दिया हमने न्यूक्लियोफाइल, तो ये वेज का वेज पे ही रहा ना न्यूक्लियोफाइल, तो क्या हो गया, रिटेंशन, वही कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रही है। समझ में आ गया, यस सर। तो नोट कर लो, ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं। तो इस पे जेई ने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इन्वर्जन पे काफी क्वेश्चन आते हैं जेई में। Is the recording going on? Yeah, it is. Why? रिटेंशन देख लो, रिटेंशन बताया था, अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R, अगर ये S होता तो ये भी S होता, तो रिटेंशन है, और अगर ये S होता तो ये R हो जाए तो इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन रिटेंशन को ऐसे भी डिनोट करते हैं। देखो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में नहीं बताया, बहुत फास्ट बताया तुम्हें, और इतना अभी के लिए इतना भी आता है तो बहुत आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, अपने को लगेगा नहीं इससे ज़्यादा थोड़ा मोड़ा जो लगे वो आगे बता दिया जाएगा ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। मीजो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कि नहीं, मान लो ये आ गया, तो ये बताओ इसमें मीजो कंपाउंड है, ये इसको क्या बोलेंगे,
क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है तो हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड है। एंड मीजो इन ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। मतलब इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इसको कैंसिल कर देती है इंटरनली, ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो मान लो हमारे पास एक R था और ये 50% है और एक और फॉर्म है वो S है, वो भी 50% है। तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में होने के कारण ना तो लाइट इधर जा पा रही ना उधर जा पा रही, अनडिविएटेड चली जा रही, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है ना। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव जब ऐसे हो जाए तो हम बोलते हैं ये दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे? रेसिमिक मिक्सचर। जैसे मान लो यहाँ पे FHClBr है और यहाँ पे किसका मिरर इमेज ले लिया है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, ये मान लो R है अभी के लिए, या D मान लेते हैं। D 50% हो गया, ये क्या हो गया? 50%। तो अगर ये 50-50% है यानी कि इक्विमोलर रेशियो है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है सॉल्यूशन। और ये ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ड्यू टू ठीक है। इसका रोटेशन इसके रोटेशन से कैंसिल आउट हो जा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका रोटेशन अंदर ही अंदर इससे कैंसिल हो रहा है, इंटरनल कंपेंसेशन। समझ में आ रही बात? तो ये मीजो और रेसिमिक में डिफरेंस। मीजो इज ड्यू टू ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री। एल्केन में पढ़ाया था, एल्कीन में कार एंड ट्रैम, सिस एंटी रेसिमिक, ट्रांस एंटी मीजो। एल्कीन रिवाइज करो, याद है? ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी में एंटर करने लायक हो चुके हैं, मिटा ले यारों में। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं? है ना। तो हेडिंग डाल लो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन हेलो अरीन, या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में SN कहते हैं, ठीक है। SN क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी कई प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से टाइप के होते हैं? SN2, SN1, SNAR, SNTH, SNI, SNY बेंजाइन, ये सारे टाइप के हमारे SN होते हैं। हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? ये तीन, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था और ये अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हैं? बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ना है? SN2, SN1, SNAR। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है बताओ? सब्स्टिट्यूशन मतलब हो गया 1 सिग्मा ब्रोकन एंड 1 सिग्मा फॉर्म। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक, और एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिंपल सा लॉजिक। और किसका सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल। एक सिग्मा बॉन्ड जब टूटा तो उसकी जगह जो नया सिग्मा बॉन्ड बना वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बना। तो इन जनरल दो तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा हमारे सिलेबस में। या तो ये न्यूक्लियोफाइल इस R क्या है? डेल्टा पॉजिटिव, ये X क्या है? डेल्टा नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, X को निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या होगा? नूर बनेगा। नूर क्यों भाई? है ना। अगर बैक साइड अटैक कर रहा है, इन्वर्जन हो गया कि नहीं है ना, इन्वर्जन जैसा दिख रहा है। तो इस टाइप के अटैक को हम बोलेंगे क्या? एसेंट से।
और एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट, पहले कोई सॉल्वेंट होगा, उसकी प्रेजेंस में Rx क्या करेगा, पहले कैटायन बना लेगा R प्लस और X माइनस, और ये जो R प्लस पार्ट है ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, RNU बन जाएगा, इधर से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकते हैं, यानी कि नूर भी दो ऐसे इक्विमोलर बन सकते हैं कि नहीं, 50% प्रोबेबिलिटी पे। तो ये रेसिमिक मिक्सचर बन गया कि नहीं, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना, यहाँ ये क्या बना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और ये क्या बना, रेसिमिक मिक्सचर जैसा दिख रहा है, हाँ या ना, क्योंकि दोनों जगह से अटैक कर सकते हैं ना, फ्रंट से भी और इधर से भी, इक्वल प्रोबेबिलिटी में। तो हमने ऐसे सोचने का तरीका बता रहा, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला गया इस पूरे को, SN1। ये SN1 में हमेशा कार्बोकेटायन बन के ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, SN2 में कोई कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं। तो ये शॉर्ट में बता दिया, देखो दोनों में ही प्रोडक्ट सेम ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, यही है, RNU तो बन ही रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिग्मा बॉन्ड जुड़ा, ठीक है, तो यही हो गया सब्स्टिट्यूशन। ये पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है, स्लोएस्ट होता है, स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, RDS। तो पहला स्टेप यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए रेट जो है इसके किसके प्रोपोर्शनल है, सिर्फ Rx के, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर है ना SN, इसीलिए। और यहाँ पे रेट किसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यही एक ही स्टेप हो रहा है, एक स्टेप में कौन कौन इन्वॉल्व है, Rx भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, तो हम बोल देते हैं बाई मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, समझ में आ गई बात। तो ये नोट कर लो पहले, फिर हम आगे SN1 SN2 डिटेल में देखेंगे, ये शॉर्ट में बताया, बहुत डिटेल में जाने का मतलब नहीं, आ रहा है चिंदी सवाल है ना, इजी सवाल आ रहे हैं, सब आराम से कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले सॉल्वेंट के बारे में बता दें। सॉल्वेंट्स हमारे दो प्रकार के होंगे, क्या, पोलर और पोलर में भी दो प्रकार के होंगे, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक मतलब जैसे पानी हो गया है ना, HCl हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब पोलर प्रोटिक में आ गए। और एप्रोटिक में एसीटोन, CH3COCH3, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, CH3SOCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, DMSO भी बोलते हैं शॉर्ट में, सेकंड वाले को। पहला वाला तो एसीटोन है, दूसरा वाला क्या है, DMSO। एक और होता है DMF, N, DMF, मतलब ये कौन सा सॉल्वेंट हुआ, N, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, N, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तीन हमारे पोलर एप्रोटिक हो गए। तो इसमें नॉन पोलर तो पता ही है, बेंजीन वगैरह क्या है, नॉन पोलर, CCl4 वगैरह, ये सब हमारे नॉन पोलर हो गए, तो नोट कर लो। ये जरूरी नहीं है कि SN1 में इन्वर्जन नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ये सब रूल हम नहीं बनाएंगे, बुक्स में रूल बना देते हैं कि इन्वर्जन इसमें होगा, इसमें रेसिमाइजेशन होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, ठीक है।